हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। हेलो एवरीवन, ओके जल्दी आ जाइए। स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। वंदना मौर्य, वेलकम बैक। वंदना मौर्य जी, हेलो जी। आप न्यू स्टूडेंट है वंदना। आप न्यू स्टूडेंट हैं या पहले से आपने कोर्स परचेज किया हुआ था, आप आ नहीं रहे थे क्लास में। टेल मी फास्ट। यू आर न्यू स्टूडेंट। ओके, तो आपने कहाँ से हमारी क्लासेस के बारे में सुना। मतलब आपको कैसे पता चला कि फिल फॉर्म पे इकोनॉमिक्स की क्लासेस होती हैं। कैसे पता चला आप। जल्दी से आ जाओ सब, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। परचेज किया, यूट्यूब से क्लास देखी थी। वंदना जी, यूट्यूब से क्लास देखी थी आपने। अच्छा, पहले फ्री क्लास ली हुई है। ओके, तो आपने इकोनॉमिक्स का यूट्यूब पे देखा था। ओके। ओके, वेट अ सेकेंड। एक सेकेंड वेट कर लेते हैं, सब आ जाते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। आप हिंदी मीडियम से हैं वंदना जी। ग्रुप नहीं मिला। बेटा ग्रुप नीचे ही तो है उसमें। कुछ मैं पीडीएफ वगैरह के लिए बोलती हूँ। ओके, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझ में आ जाती। मतलब इंग्लिश भी अंडरस्टैंड कर लेते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती। ऐसा तो नहीं है ना। मैम आप फिर से क्लियर स्क्रीन बड़ी बताए ना। क्लियर स्क्रीन क्या बताऊं आफरीन। जूम करके बताऊं। एक सेकंड रुको। एक सेकंड। वेट अ सेकंड, अभी ऑन हो रहा है, एक सेकंड। ये रहा, ये देखो नीचे ही है, ये देखो। इसमें बेटा जूम नहीं होगा। जूम होने का नहीं है बेटा इसमें। एक सेकंड दिखाती हूँ, शायद दिखे ऐसे। दिख रहा है, ये नीचे को दिख रहा है। ये यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं। ये ये दिख रहा है, ये देखो। ये देखो। ओके ओके ओके। वेट अ सेकंड। एक सेकंड, ये देख लो। अब देख पा रहे हो। अब देख पा रहे हो। यहाँ नीचे देखो, नीचे। ये देखो है ग्रुप्स, ये देखो। ग्रुप्स हैं ये। ग्रुप्स हैं ये, नीचे देख पा रहे हो। इसमें है नीचे देखो। इसमें ये आपका होम स्टोर चैट्स, उसमें है ये ऑप्शन।
बेटा देखो मैं ऐसे गई जैसे कि पहले आप फिल फॉर्म की ऐप को ऑन कर लो, ठीक है। फिल फॉर्म की ऐप को ऑन कर लिया आपने, एक सेकंड में देखती हूँ दोबारा, स्क्रीन की लाइट ज्यादा ज्यादा थी ना अभी, तो अभी थोड़ा सा लो कर लेते हैं उसको। एक सेकंड, अब आप फिल फॉर्म की ऐप को वो करो, ओपन करो। फिल फॉर्म की ऐप को ओपन किया, ओपन करने के बाद वैसे नीचे आ रहा है, नीचे वैसे ऑप्शंस आ रहे हैं। सिर्फ फिल फॉर्म को आपने ओपन करना है, उसके नीचे वैसे ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखो, अब शायद दिखाई दे जाए, ये दिख रहा है नीचे, अब दिख रहा है, देखो अब दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहे हैं नीचे ऑप्शन, ये देखो जहां मेरी फिंगर है, देखो ये नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, जल्दी देखो, दिख रहे हैं, दिख रहा है, दिखा अब, नीचे ही ऑप्शन थे, वही तो कल बताया था तुम लोगों को कि यस ये है। तुम लोगों को पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ना मिले तो बताना, ठीक है। तो वॉइस वगैरह क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। Very good evening to all of you. Myself Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started with our fill form app. ये हमारे फिल फॉर्म ऐप के चैनल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड ये आपका इंस्टाग्राम ग्रुप है। सो आप इनको ज्वाइन करिए, आपको कोई भी इंफो होगी वो आपको एज सुन एज पॉसिबल, जो भी जितनी भी जल्दी अपडेट होगी वो आपको मिल पाएगी। तो इन चैनल को ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा। तो यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100 प्लस मॉक टेस्ट, क्विजेज, नोट्स, सैम्पल पेपर, ऑल आर अवेलेबल ऑन ओनली ऑन फिल फॉर्म है ना। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ तो यहाँ मिल रहा है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। सो आप देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 PM मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। जैसे कि आपको पता है, एज फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिसंबर न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्टिंग है ना। सो इसके अंदर आपको नोट्स PDF मिलते हैं, आपको पता है, एज पर योर क्लास आफ्टर, है ना। सो लाइव क्लासेस 10,000 प्लस MCQs मिलते हैं आपको, फुल नोट्स मिलते हैं आपको पेपर फर्स्ट के। आप अब आप देख सकते हैं, इसके अंदर पेपर फर्स्ट का प्राइस है 1999 एंड पेपर सेकंड का 1999। अगर आप बोथ का यूज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज का यहाँ क्या मिलता है, डिस्काउंट, है ना, प्रॉफिट मिलता है। तो आपको किस वाले पे जाना चाहिए, आपको बोथ वाले पे जाना चाहिए, है ना, जिससे कि आपको फायदा भी हो, है ना। So use code ASHIA stands, so you will get 10% of any fill form courses. Okay, अगर आप use code करते हैं मेरा ASHIA stand, अब आपने कोर्स ले लिया, ठीक है, उसका परचेज कर लिया, उसमें भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो, ठीक है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उस उतने में भी क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा, है ना। सो हाउ टू डाउनलोड नोट, जैसे कि आपको पता है, और एप्स को इंस्टॉल करते हैं एज इट इज, आपको क्या करना है, फिल फॉर्म को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे जाके, ओके। तो ये हमारी क्या है, वेबसाइट है, और ये हमारा नंबर है फिल फॉर्म का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ओके। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। जो मेहनत करने से डरते हैं, क्या होता है, उनको सक्सेस मिलती है इजीली, नहीं मिलती ना। सो अब आ जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन, है ना। insanity, doing the same thing over and over again and expecting different result,
इसका क्या मतलब हो गया, अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, सेम चीजें कर रहे हो, सेम चीजें करे जा रहे हो, और आप ओवर एंड ओवर अगेन बार 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 बार, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को क्या मिले, डिफरेंट रिजल्ट मिले, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, एक चैप्टर को बार 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 रीड आउट कर रहे हो, या एक ही जगह बार 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 जा रहे हो, कोई भी एक बार काम करे जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तो आपको क्या लगता है उसमें आपको क्या कुछ अलग सा रिजल्ट मिलेगा, जो एक बार आपको देखने को मिला है तो वही तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर लेते हो, इंसैनिटी क्या होता है, एक्सपेक्ट कर लेते हो कुछ अदर मिलेगा हमें रिजल्ट में, और सेम चीज आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। आपको क्या करना होता है, टाइम टू टाइम चीजें चेंज करनी होती है। तो ये किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। किस पे आ जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे आ जाते हैं, ठीक है। सो कौन कौन है क्लास में आज, आफरीन है, वंदना है, और कौन कौन है क्लास में आज। सो स्टार्ट करते हैं फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, है ना। सो आप इस पिक से देख पा रहे होंगे कि फॉरेन, फॉरेन आपको पता है विदेश, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज करना रेट का, फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में एक्सचेंज करना रेट का, तो फॉरेन, इससे आप समझ पा रहे हो, काफी हेल्प हो पा रहा होगा आपका कि इसका मीनिंग क्या है। विदेशी मुद्रा बाजार, हिंदी में क्या बोलते हैं जिससे, विदेशी मुद्रा बाजार। अब विदेशी मुद्रा बाजार क्या होता है, वह होता है जब मुद्राएं एक दूसरे के लिए खरीदी और बेची जाती हैं। क्या होता है, एक दूसरे के लिए क्या होता है, खरीदी या बेची जाती। उदाहरण के लिए डॉलर अंकों के लिए कारोबार किया जाता है, फ्रैंक के लिए अंक, येन के लिए फ्रैंक या येन के लिए डॉलर। इस प्रकार सभी देशों की राष्ट्रीय मुद्राएं विदेशी मुद्रा बाजार का स्टॉक इन ट्रेड है, इस प्रकार ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, अब देखो फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, क्या करते हो, अपनी करेंसीज का क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, है ना। समझ में आ रहा है, क्या करते हो आप, विदेशी मुद्रा का क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, है ना। क्या होता है इसमें, क्या होता है, मुद्राओं का एक ग्रुप हो जाता है, क्या होता है, सारी मुद्राएं क्या होती है इसमें इंक्लूडेड हो जाती है ना। अब देखो, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट विद डिफरेंट क्या, जहाँ पे करेंसी उसका क्या करा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है एक दूसरे से, क्या होता है, खरीदा या बेचा जाता है एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज कर रहे हो ना आप, है ना, तो फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स हो गए, ट्रेडेड फॉर मार्क्स। अब मान लो डॉलर चाहिए आपको, बाहर जा रहे हो किसी कंट्री में, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक्सचेंज करने के लिए, मार्केट एक्सचेंज कर रहे हो तो उसके लिए आपको मुद्रा भी तो चाहिए होगी, मुद्रा भी तो चाहिए होगी। मुद्रा जब विदेशी मुद्रा जो वहां चलेगी, यान चले या आपका डॉलर चले, कुछ भी चले, वो आपका वहीं पे तो काम आएगा। जब आप जाओगे कहीं एक्सचेंज करते हो मार्केटिंग में या फॉरेन में कोई भी एक्सचेंज करते हो, तो उसमें नीड होगी मुद्रा की, होगी। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, आप क्या करते हो, एक दूसरे से चीजों का क्या करते हो, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करते हो, क्या करते हो, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो, है ना, आदान प्रदान करते हो। अब मान लो विदेशी मुद्रा हमें क्यों चाहिए, हमें इसलिए चाहिए जब हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकेंगे, है ना, आदान प्रदान कर सकेंगे। विदेशी मुद्रा कोई पूछे क्यों जरूरी है, समझ में आया। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। अब स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। अब जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये देख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। फैक्टर्स क्या अफेक्ट डालते हैं एक्सचेंज रेट में, तो ये सब चीजें देख रहे हो आप, इन्फ्लेशन हो रहा है ना, इन्फ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, पब्लिक डेप्ट हो रहा है,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो रही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिशिएट हो रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? फैक्टर्स अफेक्ट डाल रहे हैं। एक्सचेंज कर, जब आप पैसों को लेन देन कर रहे हो तो इसमें ये फैक्टर्स क्या कर रहा है? अफेक्ट डाल रहे हैं इन पे, कि कैसे आप सामान अगर एक दूसरे से मुद्राओं का चेंज करते हो या वस्तुओं का करते हो तो कैसे ये आपको इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, कैसे आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें अलग हो रही हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है ये? समझ आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ये सब क्या हो रहा है? फैक्टर्स अफेक्ट डाल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, पब्लिक ऋण बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? टर्म्स ऑफ ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो किसी देश के साथ, अब उसमें देखोगे फैक्टर्स अफेक्ट तो डालेंगे ना। आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में भी कई चीजें, आप व्यापार कर रहे हो, ट्रेड में भी व्यापार करने के लिए आपको जहां बाहर जाके ट्रेड करोगे, इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, तो आपको वहां की मुद्रा नीड होती है ना, चाहिए तो होगी। अब आप अपने डोमेस्टिक में कर रहे हो तो आपके पास पता, आपको इंडियन करेंसी की नीड है, वो आपके पास ऑलरेडी है। बट आप कहीं और जाते हैं तो और चीजों का फिर उस पर टैक्स लगता है, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, फिर अफेक्ट डालती हैं। जब एक्सचेंज करते हो चीजों का तो क्या होता है, ये इसका फर्क पड़ता है इन सब चीजों पे। जब एक्सचेंज करोगे तो कहीं आपका इन्फ्लेशन भी होगा, महंगाई भी होगी, कहीं आपका ब्याज दर ज्यादा होगा, कहीं आपकी क्या कहते हैं पब्लिक डेप्ट ज्यादा होगी, ऋण ज्यादा हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिशिएट हो जाएगा, घाटा हो जाएगा करंट अकाउंट में आपका, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है उसके अंदर, सब चीजों पे क्या होता है, फर्क पड़ता है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है बैंक, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, ब्रोकर, फर्म्स एंड सेंट्रल बैंक, ये सबसे एक्सचेंज करता है। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किससे? ट्रांजैक्ट करने के लिए, है ना, बिजनेस से जो भी आपको करना है। तो ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप कहीं भी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बाजार की संरचना, तो इसमें क्या बताया है, भागीदार क्या है इसमें? बैंक है। जो विदेशी मुद्रा डीलरों, दलालों, फर्मों और केंद्रीय बैंक के लिए, उदाहरण के लिए भारत में क्या करती है, भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वो सब उसको क्या करती है, अधिकृत करती है, मतलब उसी पे ज्यादातर चीजों को डिपेंड होके करती है। विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए अन्य वित्तीय संस्थान, उन्हें अधिकृत डीलर कहा जाता है। अगर आप अन्य मुद्रा व्यापार कर रहे हो विदेशी में तो फिर ये क्या करता है, आपको कुछ उस तरीके से इसकी चीजें, अभी देखो आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये लाइसेंस जारी करता है, कैसे ये जिन्हें विदेशी लेन देन के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं, यात्रियों के लिए चेक जब्त करने के, बनाने के लिए, ये सब चीजें क्या होता है, विदेशी मुद्रा का बाजार जब आप करते हो तो कैसे कैसे इसके क्या क्या फर्क होते हैं, तो वो इसका बताया हुआ है ना। जैसे इसमें पढ़ सकते हो, इसका मतलब है कि वे खरीद का हवाला देते हैं, मतलब जो खरीद हो रहे हैं उसका भी तो देंगे, है ना। सो फंक्शंस क्या है इसके? विदेशी मुद्रा बाजार के मुख्य कार्य, एक देश की एक मुद्रा के माध्यम से दूसरी मुद्रा में धन हस्तांतरित करना, मतलब एक देश की मुद्रा जो है दूसरी के एक देश की मुद्रा है उसके माध्यम से दूसरी मुद्रा में क्या करना, धन को देना, मतलब मुद्रा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, धन को देना। और देशों के बीच व्यापार के क्या होते हैं, वित्त पोषण के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। ठीक है, विभिन्न क्रेडिट साधनों के माध्यम से इससे बचने के लिए सुविधा प्रदान करना, जैसे आपको पता ही है हैजिंग वगैरह हो जाती है, सट्टेबाजी, ये सब अभी आप आगे पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मेथड क्या आते हैं फॉरेन पेमेंट करने के? मेथड भी तो होंगे कुछ। तो फॉरेन पेमेंट आर मेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री, किसकी करेंसी मेड, क्या करती है फॉरेन पेमेंट, क्या बनाती है, करेंसी करती है कंट्री के लिए। द पेमेंट इज टू बी मेड, जो बनाती है, बट कंट्री मोस्टली प्रेफर यूएस डॉलर, क्या करती है, यूएस डॉलर को प्रेफर करती है ना। विदेशी भुगतान उस देश की मुद्रा में किया जाता है जिससे भुगतान किया जाना है ना। भुगतान, विदेशी भुगतान किस देश में करेगा मुद्रा का, जहां पे वो एग्जैक्टली भुगतान होना है ना। लेकिन देश ज्यादातर क्या करता है, अमेरिका डॉलर पसंद करता है। निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट आप देख सकते हैं, लिखतों के माध्यम से भुगतान किसके द्वारा किया जाता है, विदेशी मुद्रा में कार को के कारोबार द्वारा करा जाता है। अब इसमें देख सकते हो जैसे डिमांड ड्राफ्ट है ना, ये आपका टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, मेल स्थानांतरण है, बैंकर का चेक है, विनियम के बिल है, ये सब किस में आता है, इसमें इंक्लूड होता है। डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, बैंकर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब इसमें क्या चाहिए होता है ना।
ट्रैवल का चेक देखोगे, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड देखोगे, वीजा देखोगे, विदेशी मुद्राओं की छोटी रकम देखोगे कि क्या उसमें आप भेज रहे हो, मनी ऑर्डर वगैरह, ये सब इसमें होता है। बैंक की आवश्यक मात्रा में विदेशी मुद्रा बेचते हो, या एक्सचेंज में उपयोग क्रेडिट इसमें माध्यम से क्या करता है, ये कमीशन वसूलते हो। तो ये सब चीजें किस में आ जाती है, इसमें आ जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट, कि स्पॉट मार्केट क्या है और फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट से क्वेश्चन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या बताता है कि from the point of view of foreign exchange transaction there are two types of market है इसके अंदर, the spot exchange market and the forward exchange market। दो तरीके की मार्केट है, एक क्या है स्पॉट एक्सचेंज मार्केट और दूसरी क्या है फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, हाजिर और वायदा विनिमय बाजार। ठीक है, विदेशी मुद्रा लेन देन के दृष्टिकोण से दो प्रकार के बाजार, स्पॉट एक्सचेंज बाजार और विनिमय बाजार। अब स्पॉट मार्केट में अगर इजी लैंग्वेज में हम लोग समझे तो ये क्या होता है, ये वो ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मैं कोई ट्रांजेक्शन करने गई बैंक से, तो क्या होता है विद इन 2 डेज में वो ट्रांसफर, वो क्या हो जाता है मेरा, सॉरी जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है वो क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, वो ट्रांजेक्शन अप्लाई हो जाता है। तो उसे हम इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, स्पॉट मार्केट। क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्पॉट मार्केट। हाजिर बाजार, हाजिर बाजार क्या होता है, विदेशी मुद्रा की डिलीवरी होनी चाहिए, मौके पर किया जाता है। अगर मान लो ये डिलीवरी हो गई विद इन 2 डेज में, तो क्या होता है, आमतौर पर लेन देन को 2 दिनों के भीतर करा जाता है ना। विनिमय दर जिस पर लेन देन होता है, स्पॉट कहा जाता है इसे, और ये तत्काल करा जाता है। जैसे कि कोई चीज बिल्कुल अभी करनी है, तत्काल में, है ना, पता है ना, इमरजेंसी में तत्काल में आपको करना है, तो इसमें हाजिर बाजार को वही बाजार कहते हैं जो आपकी कोई मुद्रा है, आपको डिलीवर करनी है, तो वो 2 दिन के भीतर अगर हो जाती है तो उसे आप क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं। समझ आ गया। अब फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, इन द फॉरवर्ड मार्केट द फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड फॉर डिलीवरी एट अ फ्यूचर डेट, agreed rate today। The forward exchange contract is agreed over is the forward rate। The user, मतलब इसके इसके कहने का मतलब ये है, पहले क्या करता है, पहले एग्रीमेंट साइन कर देता है। कोई भी हमें ट्रांजेक्शन हमें देना है तो फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, फॉरवर्ड कर देता है आगे को चीजें, आगे को फॉरवर्ड कर देता है। मतलब ये कहता है कि अग्रीमेंट कर रहा हूं, मैं अभी अग्रीमेंट कर रहा हूं, साइन कर देता है, जो भी समझ लो, साइन कर देता है किसी भी उस पे। बट क्या होता है, आज उसने साइन कर दिया, बट ट्रांजेक्शन क्या होता है, बाय या सेल वो करता है फ्यूचर में। समझ रहे हो, इसमें स्पॉट में क्या कर रहा था, अभी कर रहा था, तत्काल में, विद इन 2 डेज में। अब फॉरवर्ड में क्या करता है, आगे को फॉरवर्ड कर देता है। मतलब एग्रीमेंट आज कर रहा है, पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी है, जैसा भी है, क्या करता है उन दिनों, फिर आगे को बाय एंड सेल करता है। एग्रीमेंट करके रख लेगा ट्रांजेक्शन का कि इतना करना है, बट क्या समझ पा रहे हो कि वो क्या करता है, आगे को। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, समझ आ रहा है मैंने क्या समझाया इतनी देर में, समझ आया। समझ आया, समझ आ गया, ओके। ठीक है, वायदा बाजार, जिससे क्या बोलते हैं, वायदा बाजार। अब आ जाता है स्पॉट मार्केट तुरंत होता है और फॉरवर्ड मार्केट में टाइम लगता है। हाँ जी, यस, वेरी गुड। आ गया समझ में, जल्दी बताओ। क्लास में कितने बच्चे हैं, 4 हो ना आप, ओके। आ गया ना समझ में, समझ में आना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों के नोट्स बनाओ, फिर कहोगे मैम नोट्स कैसे बनाने हैं। अब जैसे स्पॉट मार्केट हमने पढ़ लिया एक ही लाइन में, और हमने फॉरवर्ड पढ़ लिया एक ही लाइन में, तो उसे जरूरी नहीं है कि हम 10 बार उसको देखेंगे कि समझेंगे। तो ऐसी चीजों को तो आपको खुद भी इतना होना चाहिए कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना।
ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? पता नहीं क्या हो गया इसमें, स्क्रीन खराब सी क्यों हो रही है। फट क्यों हो रही है स्क्रीन? हाँ जी, लोमन, वेरी गुड। स्पॉट तत्काल, फॉरवर्ड भविष्य के लिए। बट इट्स नॉट कि पर्टिकुलर कि ऐसे नहीं बोलोगे आप भविष्य के लिए, समझ रहे हो? इसे ये नहीं बोलोगे कि फॉरवर्ड आगे के लिए कभी भी हो सकता है ना? समझ रहे हो? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम हैजिंग पे। किस पे आ गए? हैजिंग। अब हैजिंग क्या मतलब होता है भाई? हैजिंग का मतलब क्या है? हैजिंग का मतलब अब इस डायग्राम से समझो, ये डायग्राम से समझो। ठीक है, कि हैजिंग होता क्या है। अब एग्जांपल ले लो कि एक फार्मर है, ठीक है, एक किसान है। ठीक है, किसान है, ये कौन है? किसान है। अब इन्होंने क्या किया, वीट, गेहूं की खेती करी। ठीक है, गेहूं की खेती करी इन्होंने और इन्हें 3 महीने लगाए। ठीक है, तो इन्होंने ना क्या करा है कि इन्होंने 22 रुपए, यहाँ पे 22 रुपए इन्होंने पहले ही तय कर दिए इसको, कि ये 3 महीने बाद जब मेरा ये बन जाएगा, 3 मंथ्स बाद, मतलब जो भी गेहूं की खेती हो जाएगी, तब ये इसे क्या कर देगा, सेल कर देगा, है ना? सेल कर देगा, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट विद ट्रेडर टू सेल हिज प्रोड्यूस ऑफ वीट 24 आफ्टर 3 मंथ। इतने में इसका बना, 22 में इसने इसका बना, पर इसने 24 में इसमें इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब यहाँ बात समझना, अब इसका जब ये बना रहा था तो 22 इसकी जो भी समझ लो, उस टाइम पे ये 22 रुपए में इतने में बना रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था गेहूं का। बट इसने बेचा कितने में? 24 रुपए में। इसने 24 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसने 24 रुपए में बेच तो दिया ऐसे, ठीक है, पर इसमें क्या क्यों बेचा इसने? इसलिए बेचा कि इसको यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? प्रोटेक्शन, बचाव हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए। कि अगर मैंने 22 में बनाया तो इसको ये लगा कि 2 रुपए मैंने महंगा ही बेचा है तो मुझे फायदा हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है इसमें, ट्रेडर को सेल करता है हिज प्रोड्यूस ऑफ वीट 24 आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, वंदना क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी यहाँ पे ये यूट्यूब बाद में आफ्टर क्लास अभी मैं टाइम देती हूँ आप लोगों को, तब बात करना मुझसे, ठीक है? अभी पढ़ो, अभी फिर टॉपिक से इधर उधर माइंड डाइवर्ट करोगी, समझ में कैसे आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। इंटेंस, इसकी इंटेंशन क्या है? प्रोटेक्शन करने की। तो इसी को क्या बोलते हैं? आप हैजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैजिंग। ओके, सो इसको समझ लेंगे हम लोग। क्या होता है? हेजिंग एक मुद्रा जोखिम से बचने या कवर करने का काम है, समझ गए? अब वो 22 रुपए में वहां बना रहा था, बट उसने 24 में सेल कर दिया। तो उसको लग रहा है कि मैंने अपने आप को कवर कर लिया, मतलब मैंने जो था 22 का बनाया तो मैंने तो 2 रुपए मुनाफा ही कर लिया ना। तो ये क्या होता है, आमतौर पर विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव होता है लगातार, इसलिए एक व्यक्ति जिसे प्राप्त करना या बनाना चाहता है, अब क्या होता है, चाहे वो ये सोच रहा है, ये सोच के बैठा था कि मेरे 22 रुपए में मैंने बनाया पर मैंने 24 का बेचा, तो 3 महीने बाद क्या पता प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, उसे नहीं पता ना कि वो मुनाफे में रहेगा या उसको क्या रहेगा, उसको उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या पता ऐसा भी हो। तो उसे नहीं पता, फिर भी उसने इतने में दाम पे 24 में उसने बेच दिया, 2 रुपए महंगा, उसके अकॉर्डिंग उसने प्रोटेक्शन कर ली कि चलो मैंने 2 रुपए महंगा उस टाइम के अकॉर्डिंग बेचा तो मेरी लागत तो निकली, है ना? ये हो जाता है आपका हैजिंग। क्या बोलते हैं? हैजिंग। अब फॉर एग्जांपल सपोज कर लो यूएस का एक्सपोर्टर सेल करता है गुड टू ब्रिटिश फर्म को,
एंड वो एक्सपेक्ट करता है 10,000 आफ्टर 3 मंथ्स, बट उसको डर लगता है कि अगर मैं डॉलर पाउंड में चेंज करूंगा तो इसमें रिस्क होगा, है ना। तो वो क्या यूज करता है, हैजिंग यूज करता है। ठीक है, क्या यूज करता है, हैजिंग। समझ रहे हो, हैजिंग वाला ये यूज करता है। अब आता है सेकंड, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है आपका, इससे देख लो डायग्राम से कि अच्छा अब इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर टू बाय प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 24 आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, इसने खरीद लिया। अब इसने क्या किया, उसने इसने उसको वहां पर बेचा था, अब इसने क्या करा, खरीद लिया। इसके बाद ये क्या करेगा, ये किसी तीसरे बंदे को जाकर, जो इसने 24 रुपए में खरीदा था, वो क्या करेगा, 26 रुपए में उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इफ प्राइसेस राइज टू ₹26 देन ट्रेडर विल मेक स्पेकुलेटिव गेन। अब इसको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वहां तो उसने क्या कहते हैं 24 रुपए में लिया, और यहाँ कितने में बेच दिया, 26 रुपए में। उधर क्या किया था, हेजिंग में फार्मर ने अपना प्रोटेक्शन किया था, क्या किया था, बचाव किया था। और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है, मतलब अनुमान कर रहा है कि मैं इतने में बेचूंगा तो इतने का मुझे फायदा या जो भी नुकसान होगा। तो अटकलों का अर्थ है कि एक विदेशी को लेना विनिमय जोखिम में लाभ कमाने की उम्मीद में खुली स्थिति, मतलब इसमें रिस्क लेकर उसने क्या किया, 26 का बेच दिया और 24 का लिया, है ना। भविष्य की दर के बारे में उम्मीदवारों पर वायदा बाजार में होता है। ठीक है, ये वही है। अब आ जाता है थर्ड, आर्बिट्रेज। फर्स्ट में प्रोटेक्शन किया, सेकंड में क्या किया उसने, क्या किया, प्रॉफिट किया। अब थर्ड आ जाता है आर्बिट्रेज। क्या आ जाता है, आर्बिट्रेज, जैसे आप क्या बोलते हैं, अंतरपणन। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, थर्ड एग्जाम्पल में, कि कॉन्ट्रैक्ट विद अनादर ट्रेडर, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अनादर ट्रेडर के साथ, इसने वीट कितने में बेच दिया, 26 रुपए में। अब कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर टू बाय, इसने खरीदा 24 रुपए में। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखो। तो इसने क्या किया, बाय बोथ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रेडर मेक टू ऑफ रिस्क फ्री आर्बिट्रेज के। अब मान लो जो 2 रुपए में इसने जो यहाँ पे 24 का लिया, फिर यहाँ पे इसने 26 का बेच दिया, तो ये जो 2 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, तो इसने रिस्क फ्री होकर किया है। क्या किया है, रिस्क फ्री होकर। ठीक है, इसने क्या करा है, अनुमान लगाया है प्रॉफिट होने का, तो इसने रिस्क फ्री होकर क्या किया है, बेच दिया है। क्यों, क्योंकि इसने सोचा कि अगर मान लो उस समय मार्केट अगर 24 का भी बिक रहा है, तो मेरे पास फिर भी 2 रुपए बचेंगे। 25 का बिक रहा है, फिर भी उसने अनुमान लगा के क्या करा, अपनी स्ट्रेटेजी को क्या किया, फॉलो अप करा। किसके ऊपर, किसके ऊपर किया, भाई जो जिससे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके साथ, प्रोड्यूस किया उधर उधर फार्मर ने, है ना। तो ये ऐसे ऐसे चलता चला आता है, तो क्या बोलते हैं इसे हम। अब देखो इसमें देखो तीनों चीजों में बताया है, इंग्लिश में है, बट समझ लो डायग्राम के थ्रू समझ में तो आई गया। हेजिंग का मतलब हो जाता है प्रोटेक्ट करना, प्राइस के फ्लक्चुएशन हो उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उसने फार्मर ने। ठीक है, 22 का बनाया था, 24 में बेच दिया, प्रोटेक्शन कर लिया यहाँ पे। अब स्पेकुलेशन में क्या हो गया, वन साइडेड ट्रांजेक्शन हो जाता है ये, होप यू मेकिंग गेन्स। एक साइड का ट्रांजेक्शन करा जो कि उसको क्या होगा, फायदा होता है ना। और क्या करता है, इसको प्रॉफिट लेना होता है, टू मेक स्पेकुलेटिव गेन। अब इसमें क्या होता है, गेन के लिए करता है, इसको क्या करता है, गेन के लिए। और आर्बिट्रेज में क्या होता है, टू साइडेड ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है, टू साइड, एंटर इन द सेम टाइम टू अर्न रिस्क फ्री गेन्स, मतलब एंटर करता है इन द सेम टाइम पे टू अर्न करने के लिए रिस्क फ्री गेन। ठीक है, आर्बिट्रेज जो तीसरा आ जाता है वो क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या चाहता है, रिस्क फ्री होकर वो गेन चाहता है। क्या चाहता है, गेन, फायदा हो उसका। समझ में आ गया, जल्दी बताओ, समझ में आ गया। जल्दी बताओ, क्लियर और नॉट क्लियर। आफरीन, लोमन, क्लियर है।
आखिरी वाले पे नहीं नहीं बेटा, इसका अपना अपना है। अब इसने इसको बेच दिया, फार्मर ने इसको 24 में बेच दिया, फिर इसने इसको 26 में बेच दिया, ठीक है। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सबका अपना अपना है। इसने प्रोटेक्शन के लिए किया, इसने किया स्पेकुलेटिव गेन मिले मुझे, है ना, और इसने क्या किया कि मुझे रिस्क फ्री गेन मिले। तो ये तीनों अलग हो गए, ठीक है। हाँ, अपना अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। हैजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज, ठीक है, ये तीनों हो गए, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं IMF, IBRD और वर्ल्ड बैंक, इसकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बाकी आज टाइम मुझे लग रहा है इतना पढ़ाने में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे फिर पूरा कल कंटिन्यू करेंगे। तो आफ्टर वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था हमारा, तो ऑन 1 जुलाई को 1944 को देखा जाए, विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1 जुलाई 1944 को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स का, किसमें, न्यू हैम्सफेयर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, न्यू हैम्सफेयर में, ठीक है, वित्तीय सम्मेलन, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है इसको, किसके नाम से भी जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स के नाम से। और 44 देशों के प्रतिनिधियों की सभा थी इसमें, कितने की सभा थी, 44 देशों के प्रतिनिधियों की। ये इंपॉर्टेंट है, 44 देश थे, और उसमें किसमें आयोजित किया गया था, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में। समझ रहे हो। और क्या हुआ था, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक हुआ था, ये कब तक हुआ था, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक, है ना। अब एजेंडा क्या था इसका, एजेंडा इसका था कि आर्थिक व्यवस्था हम मतलब इनकी जो ये टीम वगैरह बैठी थी, तो इनका एजेंडा क्या था, क्या पर्पस था इनका, क्या ये आर्थिक व्यवस्था, ये क्या करना चाहते थे, आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, जो आगे राजनीतिक और आर्थिक पतन को क्या करता है, रोकता है। जो मान लो पॉलिटिक में जो भी नुकसान हो रहा था या आर्थिक पतन जो हो रहा था उसको रोकेगा। तो देशों के नकारात्मक बीओपी को हटाने के लिए, बीओपी जब नेगेटिव हुआ था उसको हटाने के लिए आईएमएफ बनाया गया था। किसकी वजह से बनाया गया था आईएमएफ, नकारात्मक बीओपी को हटाने के लिए, क्या करने के लिए, देशों के नकारात्मक बीओपी को हटाने के लिए आईएमएफ बनाया गया था। ये पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। युद्ध को रोकने के लिए तबाह हुई अर्थव्यवस्था आईबीआरडी बनाई गई। फिर क्या हुआ, युद्ध को रोकने के लिए, किसको, देखो देश की नकारात्मक बीओपी को हटाने के लिए हमने आईएमएफ बनाया, और जब युद्ध को रोकने के लिए हमने क्या बनाया, तबाह हुई जो अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, तो उसके लिए मैंने क्या बना दिया, आईबीआरडी। क्या बना दिया मैंने, आईबीआरडी। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ, ये पॉइंट नोट कर लो, फिर बोलोगे मैम आया नहीं समझ में। सो फिर आ जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्टेब्लिश हुआ था इन जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर एट वॉशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी याद कर लो। करेंटली 190 मेंबर्स है इस कंट्रीज के, सो विद एक्सपोर्ट 27 स्टाफ है और 150 नेशंस है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे बोला जाता है, आईएमएफ को, ठीक है। जुलाई 1944 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और वॉशिंगटन में क्या था, मुख्यालय था इसका, क्या था, मुख्यालय। क्या 1945, 27 दिसंबर, नो। रुको एक सेकंड, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है डाटा में कोई गड़बड़ हुई है, रुको एक सेकंड। 1944 में ही हुआ था बेटा। IMF was established in 1944 in the aftermath of the Great Depression के बाद।
ये तुमने कहाँ से पढ़ा है आफरीन? ये देखो इसमें भी यही आ रहा है, लिखा हुआ है 1944 में ही ये स्टैब्लिश हुआ है। और इसका जब बहुत ज्यादा गंदा डिप्रेशन आ गया था, जब आया था 1930 में, तब इसको आईएमएफ को बनाया गया था। बेटा बुक में कभी क्या हो जाता है ना, डाटा कभी का गलत भी हो जाता है। 1944 है, याद रखना 1944। ठीक है, ठीक है, 1944 ही है इसका पक्का आंसर। ओके, मुझे लगा कहीं बाई चांस हो जाता है ना, मिस्टेक हो जाता है डाटा में। 1944 ही होगा इसका। ठीक है आफरीन, बुक में लिखा है ना, बुक में कभी का क्या होता है, एरर हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोवन कह रहा है मैम 1944 ही है बुक में भी। अच्छा, आफरीन जिस बुक से पढ़ रही होगी उसके अंदर होगा 19, जो भी वो बता रही है 1945। वही मैं कह रही थी 1944 ही है, पर मैंने इसलिए चेक कर लिया, हो जाता है ना कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। कौन सी बुक में से पढ़ रहे हो लोमन आप? कौन सी बुक में कौन सी बुक से पढ़ रहे हो लोमन? और आफरीन आप कौन सी वाली बुक से पढ़ रही हो बेटा? अरिहंत से पढ़ रहे हो। आफरीन आप किससे पढ़ रही हो? आफरीन भी शायद अरिहंत से ही पढ़ रही है। चलो कोई नहीं, अब बाद में अपना सॉर्ट आउट करना, भी आगे पढ़ो। ठीक है, अब इसमें क्या है, जुलाई 1944 में स्थापित किया था। ठीक है, वॉशिंगटन में मुख्यालय था, डीसी वर्तमान में 1990 इसमें सदस्य थे, और 150 से क्या इसमें 2700 कर्मचारी तैयार किए गए थे। ठीक है, अब प्राइमरी सेशन आ जाता है। प्राथमिक मिशन क्या था इसका? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जो थी, विनिमय दर और अंतरराष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली सुनिश्चित करना है। ठीक है, और अरिहंत की बुक में कभी कभार एरर होता है, मुझे ये चीज पता है, अरिहंत की बुक में एरर होता है, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी है, मुझे पता है, तभी मैं उस बुक से पढ़ती नहीं हूँ। अरिहंत से थोड़ा एरर होता है उसमें। जो देशों और उसके नागरिकों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लेन देन करने में सक्षम बनाता है। प्राथमिक मिशन जो इसमें अंदर था, है ना? ठीक है, प्राथमिक मिशन अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की जो प्रणाली थी, उसमें जो हम विनिमय कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय भुगतान कर रहे थे, तो उसमें ये चीज उन्होंने सुनिश्चित कर ली कि जो देश और उसके नागरिकों को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, लेन देन करने के लिए सक्षम बनाता है। ये क्या करता है, सक्षम बनाता है। इसका प्राथमिक मिशन था। क्या था? प्राथमिक मिशन। मतलब द प्राइमरी मिशन इज टू इंश्योर कर देता है इस चीज को कि द सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है एक्सचेंज करने के लिए रेट को, इंटरनेशनल पेमेंट के साथ इनेबल करता है ये कि कंट्रीज एंड देयर सिटीजन टू ट्रांसैक्ट कर सके एक दूसरे के साथ, क्या कर सके, ट्रांसैक्ट कर सके। इसका ये पहला मिशन था। ठीक है, समझ में आ गया क्या? मैम क्या आईएमएफ का फुल डेफिनेशन डिफरेंट है? किसमें? प्राइमरी एम्स, अब हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एम्स। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाता है, सहयोग को बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलन विकास को क्या करता है, सुविधाजनक बनाता है। क्या करता है? जो आप मौद्रिक सहयोग को बढ़ाते हो, है ना, मौद्रिक सहयोग को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ाते हो, तो क्या देखते हो, सुविधाजनक बना देता है, इसको संतुलित कर देता है चीजों को, है ना। इसमें सेकंड पॉइंट ये समझ लो। ठीक है, विनिमय स्थिरता को बढ़ाता है, कि विनिमय कर रहे हो आप किसी के साथ तो उसको बढ़ावा देता है। और क्या करता है, बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना की सहायता करता है ना। फंक्शन ऑफ आईएमएफ, अब फंक्शन क्या है आईएमएफ का? आर्थिक निगरानी। सब एक, जब क्या पहला पॉइंट क्या है,
सदस्य देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पर नजर रखना। क्या करता है? पहला इसका क्या है? आर्थिक निगरानी क्या है? जब सदस्य जो देश हैं उनकी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है ना, उसकी अर्थशास्त्र पे, इकोनॉमी पे नजर रखना। ये इसके क्या है? फैक्टर, वो सॉरी फंक्शंस है ना, कि कीपिंग ट्रैकिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर्स कंट्रीज। सेकंड क्या है? लैंडिंग। क्या है? लैंडिंग। ठीक है। बीओपी कठिनाइयों वाले देशों को ऋण देना, क्षमता निर्माण ये करता है। बीओपी क्या करता है? जो कठिनाई वाले देश होते हैं जिनको लगता है, उसे क्या करता है? वो देना, क्षमता, मतलब जो भी आप कह लो, उसका निर्माण करता है ना। एक सदस्य, इसमें क्या, सदस्य को व्यवहारिक तकनीकी सहायता देता है। क्या देता है इसमें? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनको क्या देता है? सहायता देता है। आईएमएफ क्या देता है? संसाधन मुख्य रूप से कहां से आते हैं? तो वह धन जो देश सदस्य बनने पर अपनी पूंजी को कोटा के रूप में भुगतान करते हैं, तो उससे क्या होता है? विश्व अर्थव्यवस्था की क्या होती है? स्थिति के आधार पर एक कोटा सौंपा जाता है कि इतने में आप ये, मतलब जो भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक कोटा बनता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्या होता है उसके अकॉर्डिंग? संसाधन बनाए जाते हैं, है ना। देश तब इस पर उधार ले सकता है जब वे वित्तीय कठिनाइयों में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो वित्तीय कठिनाइयों में पड़ रहे हैं तो वो क्या ले सकते हैं? उधार भी ले सकते हैं। क्या हो सकता है? बोरो कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ क्या होता है? उच्चतम निर्णय लेना, ठीक है, निर्णय उच्चतम लेना, और आपका दिशा और नीतियों के सेट को देखना। प्रत्येक सदस्य जो है मेंबर देश के लिए गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल है। मतलब एक गवर्नर तो है ही वो, और वैकल्पिक गवर्नर, ठीक है, आप मतलब चूज कर सकते हो। राज्यपाल सदस्य देश द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल किसके द्वारा? किस सदस्य? देश द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सदस्य जो देशों के बीच वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का ऋणदाता होता है। क्या बोलता है? ऋणदाता। क्या बोल सकते हो आप इसे? ऋणदाता। इंग्लिश में देख लो एक बार। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या होता है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग करता है, सेट्स ऑफ डायरेक्शन एंड पॉलिसीज को सेट करता है, कंसिस्ट वन गवर्नर एंड वन अल्टरनेटिव गवर्नर फॉर ईच मेंबर कंट्री। ठीक है। तो गवर्नर क्या करता है? इज अपॉइंटेड बाय मेंबर कंट्री को, ठीक है, अपॉइंट करता है। मेंबर क्या करता है? आर फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक लेंडर्स को मेंबर कंट्रीज को बनाता है ना। तो ये आज का हमारा सब कुछ ये हमने समझ लिया इसके अंदर। ठीक है। होप यू आर टुडे लाइक द सेशन। क्लास आज की आपको अच्छी लगी होगी। और क्या पूछ रहे थे वंदना आप? अब आप पूछ सकते हैं। वंदना जी, अब आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूछना था। अब क्लास हमारी ओवर हो चुकी है, ओवरऑल। अब आप पूछ सकते हैं मेरे से जो आपको पूछना हो। वंदना जी, आप पूछ सकते हैं मेरे से, क्या पूछना है। आप उस समय यूट्यूब का क्या पूछ रही थी? यूट्यूब का टाइमिंग तो पता है आपको? फ्राइडे एंड सैटरडे को रात में 10 बजे हमारी क्लास होती है। मैम मुझे पीजीटी के लिए तैयारी, क्या पीजीटी के लिए तैयारी करनी है? तो ऐसे ही पढ़ो, इसमें से पढ़ रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप पीजीटी के क्वेश्चंस लगाते रहो, एक क्वेश्चन सेट ले लो आप, एमसीक्यू पीवाईक्यूज ले लो पीजीटी का, उसे लगाते रहो, प्रैक्टिसिंग करते रहो। और ये जो आप पढ़ रहे हो ये देखो, नेट में भी काम आएगा आपके, उसमें भी काम आएगा। समझ रहे हो? यूट्यूब के टॉपिक, मतलब यूट्यूब के टॉपिक क्या? उसमें तो देखो, इसमें आपको पूरा मिलेगा कि इसमें आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है, विद डिटेल्ड पढ़ रहे हो, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हो। वहां तो आपका ये रैंडम कोई भी टॉपिक में पढ़ा देती हो, ठीक है। वहां पे ये नहीं है सिलेबस वाइज चलना है हमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहां पे भरोसे मत रहो, यहाँ के भरोसे रहो। वहां पे भी आप पढ़ सकते हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो इम्पोर्टेंट तो होता ही है सब कुछ, बट ये यहाँ पे हम सीरियल वाइज चल रहे हैं।
तो हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किसके बाद क्या कौन सी यूनिट आ रही है ना। ये सब इम्पोर्टेंट होता है ना। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम सेम टाइम सेम जगह। कुछ याद आया? सेम जगह सेम टाइम से कुछ याद आया? क्यों? ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैम स्टार्टिंग पेजेस क्या हो गया लोमन? स्टार्टिंग पेजेस लोमन क्या पूछ रहे हो? क्या स्टार्टिंग पेजेस? क्या पूछ रहे हो लोमन? फटाफट बताओ फिर क्लास को एंड करते हैं। स्टार्टिंग पेज ओपन करूं? कौन सा वाला? फॉरेन एक्सचेंज वाला? हाँ जी बताइए। हाँ कर दिया ओपन। विदेशी मुद्रा बाजार। विदेशी मुद्रा बाजार ये लिखा है यहाँ पे, विदेशी मुद्रा बाजार। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज को बोलेंगे विदेशी मुद्रा बाजार। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कर रहे हो ना, फॉरेन विदेशी मुद्रा। और धन क्या लिखा है? किसमें दिया है विदेशी मुद्रा बाजार? क्या कह रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप विदेशी मुद्रा बाजार भी बोल सकते हो, विनिमय भी बोल सकते हो, इसमें इतना कंफ्यूज मत हो। अरे बेटा ये दोनों का, ये एक तरीके से दोनों का ही है इसमें बैलेंस, इसमें दोनों चीजों की एग्जैक्टली सेम ही है। विनिमय कह रहे हो ना, विनिमय नहीं लिखा है इसके अंदर। ये दोनों ही बोल सकते हो आप, दोनों ही सिमिलर है, डोंट वरी। हाँ दोनों सेम ही है, कोई बात नहीं। उसको लग रहा होगा ना कि कंफ्यूज हो रहा होगा। अब इतना भी मत पढ़ा पढ़ो बुक से कि तुम लोग परेशान हो जाओ। तुम्हें समझ में आ रहा है? इतना पढ़ोगे ना तो तुम क्लास में यही दिमाग खा जाओगे मेरा, फिर तुम लोग। फिर मैं तुम्हारी बुक कहाँ से लाऊंगी? मैं कहाँ तुम्हें एकदम बिल्कुल तुम्हारा हाई लेवल से तुम्हें कितना इजी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ और तुम एकदम किताबी लैंग्वेज में मत आ जाना, वरना फंस जाओगे, अभी बता रही हूँ। ऐप वाला ही देखो ज्यादा, क्योंकि बुक में ज्यादा घुसोगी ना तो तुम्हें लगेगा मैम ये पढ़ा रही है, अरे उसमें तो अलग चीज है। तो बुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हाँ दिमाग हो जाएगा। इसलिए तो बोला था इतना जो पढ़ा रहे हो, एमसीक्यूज जो मैं कराती हूँ मोस्टली से मोस्टली को ज्यादा करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ना लोमन? समझ रहे हो बात को? इतना मत देखो वरना दिमाग, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो लोमन? समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? इतना करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे।
और शॉर्ट वीडियोस आ गई हैं, मोस्टली आ ही रही हैं। और आपको क्या कहते हैं, बाकी वीडियोस वगैरह देख लो। कमेंट तो किसी ने किया ही नहीं है यूट्यूब की क्लास पे, किसी को कोई कमेंट थोड़ी ना करना है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। ओके आफरीन, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओके, बाय बाय।